हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति, योर इंग्लिश एजुकेटर फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन से। एक ऐसा चैनल जहां मिलती है आपको एब्सोल्युटली फ्री एजुकेशन, चाहे हम किंडरगार्टन की बात करें या हम बात करें क्लास 12th की। सो द इंटायर एकेडमिक एजुकेशन प्लस जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हो, या अगर आपको अपनी आप को ग्रूम करना है, फॉर एग्जाम्पल स्पोकन इंग्लिश कोर्स और मोटिवेशनल कोर्स और एनीथिंग, you are going to find everything on this platform. Now in this video, what are we going to do? We are going to start with Unit 7 of Class 9th English Workbook. हम ऑलरेडी 6 यूनिट्स कंप्लीट कर चुके हैं, सो अब हम 7th यूनिट के साथ स्टार्ट करने वाले हैं. सो लेट्स बिगिन. So the first thing that we have here is reading comprehension. Read the following passages and answer the questions that follow. Organizing your school bag. So this is the topic. Have you wasted time on school days rummaging through your school bag for your pen, finally discovering it in the side pocket? So now this is a very easy topic और इससे अपन सब connect कर सकते हैं. Not only you, even I can connect. So बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम लास्ट मोमेंट पे अपना बैग जमा रहे होते हैं. अगर हमारा बैग देखा जाए तो उसमें नीचे जो है इतना सारा कचरा होता है. हमारे पास कुछ पेपर्स होते हैं, अनयूज्ड पेन्स होते हैं, कैप्स होते हैं, कुछ बिना मतलब के चिट्स होती हैं. उसके अलावा जो आपका शार्पन अपन पेंसिल करते हैं उसका जो कचरा होता है वो भी डला होता है, एंड व्हाट नॉट. सो कभी कभी आपका टाइम वेस्ट हुआ है. रमेजिंग का मतलब क्या होता है? जब आप एमलेसली से ढूंढ रहे होते हैं ना, ऐसे करके यार कहाँ है कहाँ, दैट इज रमेजिंग. Search unsystematically and untidily through something. So have you wasted time on some days जिसमें आप अपने स्कूल बैग में यार एक पेन ढूंढ रहे हो, पेन यहीं तो था, आगे वाली पॉकेट में, फिर पीछे वाली पॉकेट में, फिर यहाँ ढूंढ रहे हो, लास्ट में आपको पता चलता है ये तो साइड वाली पॉकेट में रखा हुआ था. Have you ever searched for your homework paper only to find it squashed at the bottom of your school bag? आप अपने होमवर्क पेपर को ढूंढ रहे हो और लास्ट में आप रियलाइज करते हो कि एकदम बुक्स के नीचे कहीं वो एकदम दबा हुआ, स्क्वैश हो चुका है. Have you searched for your English textbook in school only to realize later that you have forgotten it at home? अब आप जो है स्कूल में मैम ने बोला है ओके चलो कम ऑन एवरीबडी टेक आउट योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक और नोटबुक, एंड यू आर ट्राइंग टू फाइंड इट एंड लेटर यू रियलाइज दैट ओ घर पे छूट गई वो तो. Happens or no? Of course it happens. If you have answered yes to these questions, you really need to organize your school bag. So I'm sure that आप लोग अपना school bag जो है as per the timetable आप लोग जमाते होंगे, लेकिन उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि ऐसा कभी हुआ नहीं होगा. And if this has ever happened, which means that you are supposed to be organized a bit. You should remember to first get a suitable school bag. सबसे पहले तो आपके पास एक proper school bag होना चाहिए. An overly heavy school bag can cause spinal, neck and shoulder pain. देखा है कि बहुत बच्चे जो है ना ओवरवेट बैग्स लेके जाते हैं, जो बुक्स चाहिए, जो बुक्स नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा सामान बहुत कुछ लेके जाते हैं. अगर आपका बैग ज़्यादा हैवी है तो आपका पूरा जो स्पाइन पार्ट है, नेक है और शोल्डर है, उसमें बहुत ज़्यादा पेन आ सकता है. The books, tiffin box, water bottle, etc. must be placed so as to evenly distribute weight in the bag. आपका जो सबसे heavy सामान होता है, those are your books, टिफिन बॉक्स एंड वाटर बॉटल, राइट. सो ये इस तरीके से प्लेस होना चाहिए ताकि आपका जो पूरा बैग है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, मतलब उसमें जो वेट है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए. सो ऑन अ वीकेंड रिमूव ऑल द कंटेंट्स फ्रॉम द बैग. नाउ हाउ कैन यू ऑर्गेनाइज योर बैग? आप टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपना बैग तो जमा सकते हो, बट हर वीकेंड पे सारा सामान अपने बैग से निकालो. मेक श्योर ऑल द साइड एंड इनर पॉकेट्स आर एम्प्टी टू. जो साइड पॉकेट्स होती हैं, इनर पॉकेट्स होती हैं, उन्हें भी खाली करो. थ्रो अवे रबिश such as used tissues, dirty wrappers, rough notes that are no longer needed. मतलब जितना भी इसमें कचरा है सब कुछ आप फेंक दो. Wash the school bag and dry it in the sun. आपका जो बैग है वो महीनों तक धुलता नहीं है, सो डोंट डू दैट. एटलीस्ट ट्वाइस अ मंथ उसको आप धो दो, या एटलीस्ट वंस इन अ मंथ यू हैव टू वॉश इट. इफ इट इज़ नॉट वॉशेबल, वाइप इट वेल विद अ वेट क्लॉथ डिप्ड इन अ लिटिल सोप वाटर. अगर वो वॉशेबल नहीं है तो एक जो है कपड़ा जो कि सोप वाटर में उसको डिप करके आप उससे उसको पोंछ दो. वाइप इट अगेन टू रिमूव द सोपी फीलिंग एंड देन पुट इट आउटसाइड टू ड्राई. उसके बाद उसको पहले आपने सोप वाटर से पूरा वाइप किया, फिर उसको नॉर्मल वाटर, फ्रेश वाटर से वाइप करो एंड देन उसको सुखाने के लिए रख दो. Start the week with a neat and clean bag, and then again when you go on a Monday, so you have a fresh new bag.
यूटिलाइज पॉकेट्स एंड डिविजन्स इन योर स्कूल बैग टू कीप आइटम्स सेपरेट। अब जैसे हम कंपास बॉक्स जो होता है उसमें हम पेंसिल्स क्यों रखते हैं, ताकि हमें मालूम है अगर मुझे कुछ भी पेन पेंसिल इरेजर शार्पनर चाहिए तो आई हैव अ कंपास बॉक्स, मैं उसे निकालूंगी। अगर मैंने उसको ऐसे ही डंप कर लिया होता अपने बैग में तो इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू फाइंड। सिमिलरली अगर आप कलर पेन्स लेके जा रहे हो और लेट्स से दैट यू हैव गॉट समथिंग एल्स और आपके पास बहुत अलग अलग पॉकेट्स हैं, तो उनको अलग अलग जगह रखो सो दैट यू रिमेंबर इट एंड यू कैन फाइंड इट एकदम से। फॉर एग्जाम्पल, कीप योर बुक्स इन द मेन सेक्शन। मेन सेक्शन में आपकी बुक्स होनी चाहिए। योर पेंसिल केस एंड रिलेटेड आइटम्स इन अनदर सेक्शन। सो एक और जो सेक्शन है उसमें तुम्हारे पेंसिल केस हो गया, आपका ज्योमेट्री बॉक्स हो गया या आपके कलर पेन्स हो गए एक्सेट्रा। एंड योर लंच बॉक्स इन अनदर, जो सबसे सामने होता है उसमें आप अपना लंच बॉक्स रख सकते हो। उससे आगे जो छोटा वाला पॉकेट होता है उसमें यू कैन कीप योर हैंकी और योर मास्क और अ लिटिल सैनिटाइजर। इन द इनर पॉकेट्स प्रेफरेबली विद द जिप ऑफ द बैग। तो बैग में ऑब्वियसली देयर इज अ जिप, नो, सो जिसमें जिप है उसी में अपना टिफिन बॉक्स रखना, पता चला गिर जाएगा। You can pin the keys inside the bag pocket so that they are easy to find. अब इसमें क्या है, you can pin the keys inside the back pocket. अब अगर आपको मान लो when you go home, if you have to unlock the door, तो आपके पास जो keys हैं इनको आप सही तरीके से एक particular pocket में रखो so that they are easier to find. Then make it a habit to always keep these items in their respective sections of your bag. अब आपने sections तो बना लिए, लेकिन ये भी ज़रूरी है that when you are putting these items back, you have to keep them in the respective section. ये नहीं होना चाहिए कि पेंसिल की जगह इरेजर या रख दिया या कलर पेन्स वाली जगह बुक्स रख दी, बुक्स की जगह शार्पनर्स रख दिए या आपने पेंसिल बॉक्स रख दिया। So that you know where to reach instinctively even without looking inside the bag. ताकि आपको पता है कि आपको जो है instinctively मतलब I am so sure कि ये चीज़ मुझे यही मिलेगी कि मैंने बिना देखे भी अगर वहाँ पे निकाला तो I would be able to get that. Being organized will help you study better. When your books are organized according to the timetable, you won't be searching for them or lagging behind while your classmates get ahead with their work. जब आप organized रहते हो तो जब मैम कुछ निकालने को बोल रही है आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा to find the things, right? In finding the things. तो इससे आपके जो क्लासमेट्स हैं वो आपसे आगे नहीं निकलेंगे, आपके पास भी टाइम होगा, you would be with them. Also try not to have random paper stuffed at the bottom of the bag. So जैसे कोई क्लास पेपर है, अपन ने कोई रफ नोटबुक नहीं थी हमारे पास तो हमने बीच का एक पन्ना निकाला और उसमें से लिख लिया, फिर फाइनली उसको अंदर रख दिया, वो बैग के एकदम नीचे फंस गया। सो इस चीज़ को अवॉइड करना है। दिस मेक्स इट इम्पॉसिबल टू फाइंड वॉट यू नीड। जब आपका बैग बुरी तरीके से स्टफ्ड होता है तो बहुत मुश्किल हो जाती है टू फाइंड वॉट यू वॉन्ट। The clutter not only takes up space but disturbs your train of thought. जो ये पूरा जो clutter होता है ये सिर्फ आपका space नहीं लेता, लेकिन आपका जो thought process है ना वो भी आपका देखना, अगर आपका घर बहुत गंदा है, आप organize नहीं हो ना तो आपका thoughts जो होते हैं ना वो भी एकदम cluttered हो जाते हैं. But when your house is all clean, when your room is all clean, in fact when you're going to sleep और अगर आपका चादर बहुत messed up है then you will never get clean thoughts. You will never get normal relaxful thoughts. लेकिन अगर वहीं आपने अपनी चादर को एकदम क्लीन करके फ्रेश बिछा के आप उसके ऊपर सोने जाते हो, you will feel a lot cleaner, you will get clear thoughts. Okay, but last not the least, do a monthly checkup on your school bag, removing junk and reorganizing items. So हर महीने में एक बार एटलीस्ट जो है आपको आपका पूरा बैग धोने में डालना चाहिए, उसको पूरा क्लीन करना चाहिए और उसको ऑर्गेनाइज करना चाहिए. Are we clear with this? So this was a very easy reading comprehension topic, and now we are going to go ahead with the question answers. The author asks a question. Have you wasted time on some days? What is he or she referring to here? So किस बारे में बात हो रही है जब आप वो बोल रहे हैं कि आपने कभी टाइम वेस्ट किया है सामान ढूंढने में? She is referring to the time wasted rummaging through the school bag for school stuff. जो हम स्कूल बैग में स्कूल के सामान के लिए जो सामान ढूंढने में जो टाइम निकालते हैं उसकी बात हो रही है. Why is it important to have an appropriate school book? एक सही स्कूल बैग होना क्यों ज़रूरी है? An appropriate school bag is important as an overly heavy bag can cause back, spinal and shoulder pain. An organized bag can help in saving a lot of time and will increase your productivity. अगर आपका बैग ऑर्गेनाइज है तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा, आप थकोगे नहीं, आप चिड़चिड़ नहीं करोगे, इन अ वे आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी. Why should your school bag be systematically arranged and clean, and how will you do it? So the answer here is the school bag should be systematically arranged and cleaned. क्यों?
बिकॉज इट विल हेल्प यू टू रीच द डिजायर्ड आर्टिकल कन्वीनियंटली, ताकि जो आपको चाहिए वो इजीली आप उसको ढूंढ पाओ। ऑन अ वीकेंड, अब इसको कैसे करना है, एक कोई जो वीकेंड आता है, रिमूव ऑल द आइटम्स इंक्लूडिंग द साइड पॉकेट्स एंड एवरीथिंग, एम्प्टी द साइड एंड इनर पॉकेट्स एंड देन वाइप इट एंड अरेंज इट सिस्टमैटिकली। उसको वाइप करो या उसको वॉश करो, उसके बाद उसको जो है ड्राई इट इन द सन एंड देन ऑर्गेनाइज इट सिस्टमैटिकली। ओके, Being organized will help you study better. Do you agree? Why or why not? अगर आप organized हो तो आपकी पढ़ाई अच्छी होती है। Do you agree? Being organized will help you study better because when your books are organized according to the timetable, क्योंकि जब आपकी जो books हैं वो timetable के हिसाब से जमी होती हैं, you won't be searching for them. आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी. Otherwise it becomes impossible to find what you need. और क्या होता है इससे? You waste a lot of time, right? Now find words in the passage that mean the opposite of the words given below. So inappropriate के लिए जो opposite word दिया हुआ है इस passage में, that is suitable. Slightly के लिए है overly. Forget, याद आना मतलब realize करना. Conceal का मतलब होता है छुपाना, तो इसका हो जाएगा discover करना. Disarrange का हो जाएगा organized. Next is read the following groups of words. All but one are synonyms. तो जैसे rummaging का मतलब होता है ढूंढना, तो सारे वर्ड synonyms हैं, बस एक नहीं है. Groping, fumbling, driving and searching. अब search करने का मतलब होता है ढूंढना, fumble करने का मतलब होता है अगेन यहाँ पे that you are इधर उधर करके आप ढूंढ रहे हो. So the answer of course is driving. Similarly squash का मतलब क्या होता है, एकदम किचड़ पिचड़ हो जाना, ऐसे खराब हो जाना, क्रश हो जाना. So compacted, compressed, squeezed, unpacked. So the answer is unpacked. Organize मतलब एकदम सही तरीके से जमा हुआ. So classify, simplify, systemize और arrange. The answer is simplify. And the last one is rubbish. Rubbish मतलब कचरा, waste, junk and nonsense. ये तीनों मतलब कचरा, and polish is the antonym here. Next question we have. Read the following passages and answer the questions that follow. Again, we have a passage here. A man once went on a trip to the west coast of Africa. एक बार एक आदमी जो था वो अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट में जो है अपनी ट्रिप पे गया. It was very hot weather. बहुत ज़्यादा गर्मी थी. He put his bags into his room at the hotel and ran down to the sea to have a swim. उसने अपना सारा सामान होटल रूम में रखा और नीचे स्विम करने के लिए सोचा उसने जाने का. But when he looked into the water, it seemed to him that something was moving there. लेकिन जब वो पानी में गया उसको लगा शायद वहाँ पे कुछ मूव कर रहा है. And he was frightened. और उसको डर लग गया. There was nobody near except a boy and the man called him. सिर्फ एक लड़का था आसपास में, तो उसने उसको बुलाया. Are there any crocodiles here? उसने क्या पूछा कि यहाँ पे कोई जो है मगरमच्छ तो नहीं है? No sir, no crocodiles. उसने क्या बोला? नहीं नहीं, कोई crocodiles नहीं है. The man took off his clothes, jumped into the water and swam for a few minutes. तो man जो था उसने अपने clothes निकाले, मस्त सी में डुबकी लगाई और थोड़ी देर तक swim किया उसने. But though the water was warm and the weather was nice, he was still a little frightened. Warm weather था, मतलब weather बहुत अच्छा था, पानी भी अच्छा था, लेकिन उसको फिर भी डर लग रहा था. That boy said there was no crocodiles, but it's possible he doesn't know. उस लड़के ने कहा था कि इसमें क्रोकोडाइल्स नहीं है, लेकिन हो सकता है उसे पता नहीं हो. He thought and he decided to swim back. तो उसने सोचा यार वापस चलना बेटर होगा. When he came out of the water, the boy was still there and the man asked him, "Why are you so sure that there are no crocodiles here?" So जब वो आदमी वापस बाहर आया, देखा उसने वो लड़का वहीं था, तो उसने उस लड़के से पूछा तुम्हें इतने अच्छे से कैसे पता कि इसमें कोई क्रोकोडाइल नहीं है? Yes, I'm sure, the boy answered. Crocodiles are cowards. They never come here because they are afraid of the sharks. उसने बोला हाँ मुझे कंफर्म है कि इसमें क्रोकोडाइल्स नहीं, क्योंकि क्रोकोडाइल्स बहुत डरपोक हो गए हैं और उनको मतलब क्रोकोडाइल्स डरपोक होते हैं और उनको लगता है डर शार्क से. तो इन अ वे वो क्या कहना चाहता था कि नहीं क्रोकोडाइल्स तो नहीं, इसमें तो शार्क है. एंड दैट इज इट. इट इज अ वेरी हिलारियस स्टोरी. Now we have got certain questions here. Take the correct order of the words to make a complete sentence. The man a boy on the shore saw standing. So the correct answer is C. The man saw a boy standing on the shore. Next we have, why was the man afraid of getting into water? उसको डर क्यों लग रहा था?
The man was afraid of getting into water because he saw something moving and he was afraid that it could be a crocodile. Next, how did the boy initially reassure the man about the crocodile? उसने initially लड़के ने क्या बोला था crocodile के बारे में? The boy reassured the man initially as he spoke respectfully and with confidence. क्योंकि उसने बहुत respectfully और confidently बोला, इसलिए वो आदमी मान गया कि हाँ भैया ये बोल रहा है तो crocodile नहीं होंगे. When the man asked him again, the boy said that crocodiles are cowards because they are afraid of. Answer is sharks. Next, do you think, okay, just 1 second. Yeah, हम आ गए हैं बहुत आगे क्योंकि एक की प्रेस हो गया था. So we are going back. Okay. Now here is the answer. So we are done with sharks. The next question here is, do you think the situation in the text is humorous? Why do you think so? क्या आपको लगता है ये जो situation में जो text में जो अपन को story बताई है वो मज़ेदार है, humorous है? So of course the situation is humorous in the sense that the boy answered with confidence and the man got really scared. उसने एकदम कॉन्फिडेंटली आंसर किया और मैन जो है वो डर गया. इट इज पॉसिबल दैट द बॉय इज इनडायरेक्टली मेकिंग फन ऑफ द मैन्स थिंकिंग ऑफ अ डेंजर इन द फॉर्म ऑफ क्रोकोडाइल्स. सो ऐसा भी हो सकता है कि वो जो है क्रोकोडाइल से वो बहुत डरता है ना वो आदमी, तो इसीलिए वो उसका मजाक उड़ा रहा है. अ पर्सन हु गोज ऑन अ लॉन्ग जर्नी इज कॉल्ड एक इंसान जो लंबी जर्नी में जाता है उसको हम ट्रैवलर कहते हैं. राइट द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड कावर्ड. कावर्ड का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? Hero. Next, read the beautiful description by Karishma Kripalani given below. Then work in pairs, underline the adjectives and list them. You can use these while writing the travelogue or planning a trip to a place of your choice. So हमारे पास already एक description है जो कि करिश्मा कृपलानी ने लिखा है. हमें करना क्या है? Adjectives जो है उसको highlight करना है. Imagine looking down on the vast expanse of the sea with its mighty waves. अब यहाँ पे expanse कितना है? बहुत बड़ा है. So vast क्या हो गया? एक adjective हो गया. With its mighty waves. Waves तो है लेकिन waves कैसी हैं? Mighty waves हैं. Cresting and crushing the sand, then claiming it with the soft hush of their froth and foam from the effort. So hush कैसा है? Soft hush है. A soft breeze blows in. Breeze कैसी है? Soft है. And the sun shimmers in the distant waters. और जो sun है वो दूर के जो पानी है उसमें shimmer कर रहा है. कौन से पानी में shimmer कर रहा है? Distant waters में shimmer कर रहा है. The dolphins glisten as they leap up now and then. अब जो dolphins हैं जब वो ऐसे छलांग मार रही हैं तो वो glisten कर रही हैं. Glisten मतलब चमक रही हैं. It is a kilometer long walk on these rugged rocks. कितना लंबा walk है? तो यहाँ पे ये जो है it's a kilometer long walk, तो ये भी एक adjective है. कैसे rocks हैं? Rugged rocks हैं that hurtle down on the beach. You see sunbathers, happy families. Families कैसी हैं? Happy families हैं. Lifeguards, the usual buzz of a vacation. But up here, you are a silent witness as a stone rattles off into the wind. Okay, next is, this is Varkala, one of the many beaches along Kerala's 600 kilometer shoreline. अब ये जो 600 किलोमीटर है ये भी shoreline के बारे में बता रहा है तो ये adjective हो गया. But perhaps the best there is. कन्नौर has the cliffs but no sand. कन्नौर में cliffs हैं मतलब खाइयाँ हैं ऊंची ऊंची, लेकिन जो cliffs होते हैं ना और एकदम peaks जो होते हैं, लेकिन sand नहीं है. The Cherai beach has a coconut grove but no cliff. Cherai beach में coconut grove है लेकिन cliff नहीं है. Kovalam has too many tourists but neither the cliff nor the estuaries. Estuaries का मतलब क्या होता है? The tidal mouth of a large river. मतलब पानी जैसा कोई ऐसा बड़ा सा tidal mouth नहीं है. Varkala, just 41 किलोमीटर north of Thiruvananthapuram, has everything. लेकिन वर्काला में सब कुछ है. अब यहाँ पे क्या है? क्लिफ्स हैं. क्लिफ्स कैसे हैं? नेवर एंडिंग क्लिफ्स हैं. सैंड कैसी है? वाइट है. मिनरल स्प्रिंग्स कैसे हैं? बबलिंग हैं. कोव्स कैसे हैं? क्वेंट हैं. उसके बाद पाम्स स्वेइंग. उसके बाद है ग्लिम्पसेस ऑफ हिस्ट्री, वंडर्स ऑफ जियोग्राफी एंड स्पिरिचुअल रिचनेस एंड रिजुविनेशन थेरेपीज. सो ये सारी चीज़ें आ गई हैं. ठीक है.
वर्काला इज द ओनली प्लेस इन सदर्न केरला। कौन से, हम कहाँ की बात कर रहे हैं, सदर्न केरला की, वेयर वन कैन फाइंड क्लिफ्स एडजेसेंट टू द अरेबियन सी। अरेबियन सी के जस्ट बगल में क्लिफ्स हैं। दे आर नोन अमंग जियोलॉजिस्ट एज द वर्काला फॉर्मेशन। जियोलॉजिस्ट उसे वर्काला फॉर्मेशन कहते हैं। देयर आर न्यूमरस वाटर स्पाउट्स, कितने हैं, बहुत सारे हैं, एंड गीजर्स ऑन द क्लिफ फेसेस मेकिंग दिस प्लेस अ नेचुरल स्पा। तो अब यहाँ पे हमारे ये जो सारे एडजेक्टिव्स हैं वो मैंने आपको अंडरलाइन करके बता ही दिए हैं और बाकी यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन द स्पेस गिवन राइट द एक्टिविटीज दैट यू वांट। अब ये तो सिंपल, आपको जो मन करता है, आप ऐसे क्वेश्चन तो एग्जाम में आएंगे भी नहीं। ऑन अ संडेज आपको क्या करना पसंद है, सो मैंने लिखा है ऑन संडेज आई लाइक टू प्ले एंड वॉच टीवी। ऑन संडेज आई डोंट लाइक टू रीड एनीथिंग एक्सेप्ट स्टोरीज। In the evenings, I want to see a picture on TV and gossip with friends. In the evenings, I don't want to play. In the playground, I want to run. In the playground, I don't want to relax and sit. When I go to the fair, I want to visit all the stalls. In the fair, I don't want to go over crowded places. Okay? Next, grammar part में आ जाते हैं. In the chapter, packing of your textbook. Beehive, you have read about simple commands, directions to reach your home, use of don'ts and do's, and instructions for making something, for example, tea and coffee. Right? तो अब आपको ये सेंटेंसेस पढ़ना है और आपको ये बताना है जो सेंटेंस है वो कोई सिंपल कमांड है या आप उसमें कोई डायरेक्शन बता रहे हो, डूज हैं, डोंट्स हैं, इंस्ट्रक्शन है, क्या है, ठीक है, ये बताना है। So let's see the answers. Sit here and help your brother in learning math. ये क्या है, ये एक इंस्ट्रक्शन है कि यहाँ बैठो और अपने भाई की मदद करो। Ride a bicycle and go near the river to see your friends swimming. अब आप एक डायरेक्शन दे रहे हो कि साइकिल में बैठो और रिवर के पास में जाओ, वहाँ पे तुम्हारा फ्रेंड स्विमिंग कर रहा है। Get up and go. Don't waste time sleeping. अब ये कमांड है, उठो, सोते मत रहो। Don't wake anyone up suddenly while they are sleeping. किसी को भी झटके से नहीं उठाना चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या बता रहे हो, don'ts बता रहे हो। Keep a large bowl of water outside for birds and animals in summer. ये एक instruction है। Now, read the passage given below. There are language errors. For example, the use of tenses. Correct these and rewrite the passage in the space provided. तो इसमें अब issues हैं, तो ये error correction के questions आते हैं ना आपको, तो अभी ये एक तरीके से error correction का paragraph है। Gwalior is a curious mixture of old and new, the sprawling city in the northernmost part of Madhya Pradesh. It offered, अब यहाँ offered क्यों लिखा है, हम तो एक सिंपल प्रेजेंट टाइम की बात बता रहे हैं कि ये भी करता है, ये भी करता है, इसमें यहाँ ये मिलता है, तो यहाँ पे offered नहीं होगा, offers हो जाएगा। It offers a feast of historic sites, museums, parks, shops, cultural programs and cuisines. The northernmost city ग्वालियर इज एस्टैब्लिश्ड, अब देखो यहाँ पे ग्वालियर के बाद एक और कॉमा आएगा, इज एस्टैब्लिश्ड इन द 8th century। इज एस्टैब्लिश्ड नहीं होगा, वॉज एस्टैब्लिश, कब हुई थी तो वो बताया है हमने, तो ये हो जाएगा वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द 8th century AD एंड नेम्ड आफ्टर सेंट ग्वालिपा। The city was dominated by its hilltop fort, a symbol of Rajput valor and chivalry. अब जो city है is dominated, मतलब उसमें जो सबसे बड़ी बात है वो क्या है, यही है। The 15th century palace of Raja Man Singh is located in the citadel. The fort also housed Telika Mandir, an ancient temple. अब ये also housed नहीं होगा, also houses होगा, क्यों, क्योंकि उसमें अभी भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर इज अ क्यूरियस मिक्सचर ऑफ ओल्ड एंड न्यू, नहीं ये तो हो गया यहाँ से। गजरी महल एट द फुट ऑफ द फोर्ट, अब यहाँ पे क्या है, गजरी महल कॉमा लगाओगे, एट द फुट ऑफ द फोर्ट फिर कॉमा, हैड वन ऑफ द फर्स्ट म्यूजियम्स ऑफ स्कल्पचर इन द कंट्री। ग्वालियर वॉज ऑल्सो द डिस्टिंक्शन ऑफ बींग अ सेंटर, ग्वालियर वॉज ऑल्सो नहीं, इज ऑल्सो the distinction of being a center of Indian classical music. Mia Tansin, one of the 9 jewels of the court of Emperor Akbar the Great, is buried at Gwalior. नहीं, यहाँ पे क्या होगा, is buried, यहाँ पे हम बोलेंगे was buried in Gwalior. ओके, यहाँ पे at नहीं, in Gwalior. उसके बाद है every year in December a great music festival is holding here, नहीं is held here, है ना, is held here to commemorate this great singer. So ये है हमारा आंसर, इसको आप क्लियरली समझ लो।
इसमें सारे जो है कि करेक्ट वर्जन है, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, आगे बढ़ाऊं, ये रहा। ओके, चलिए, now rearrange each set of words to make sentences, use appropriate punctuation marks. तो the orphan child, the court guardian of appointed him, तो the court appointed him guardian of the orphan child. Time makes friends the worst enemies. They elected secretary of the club. We saw the approaching storm. Okay, अब हम आते हैं स्पीकिंग पार्ट में, द रेलवे स्टेशन. सो वी हैव गॉट अ पोएम हियर. There is a stall that sells tea, newspapers and things. There are different lights for signals and a bell that rings. There is a board above the platforms which gives us information. There is a clock and a few benches at the railway station. तो रेलवे स्टेशन में क्या क्या चीज़ें होती है वो हमें यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है कि वहाँ पे एक स्टॉल है जो कि चाय बेच रहा है, फिर न्यूज़पेपर्स हैं, बाकी की चीज़ें हैं, डिफरेंट लाइट्स हैं सिग्नल्स के लिए, और एक बेल है जो बजती है वहाँ पे. प्लेटफॉर्म के ऊपर बोर्ड लगा हुआ है जिसमें अपन को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कौन सी ट्रेन कब जा रही है या ये कौन सा प्लेटफॉर्म है. देयर इज़ अ क्लॉक, और वहाँ पे कुछ बेंचेस हैं और इसको हम रेलवे स्टेशन कहते हैं. सो रीड द पोम. अब आपको क्या करना है, इन पेयर्स टॉक अबाउट द कैरेक्टर्स. तो कैरेक्टर्स क्या क्या हैं? So here we are talking about lady, man, girl, people, stall, light for signals, a bell, board, clock, few benches. अब यहाँ पे आपको, अगर आप कभी भी कोई रेलवे स्टेशन गए हो और बस स्टॉप गए तो क्या आपको पसंद आया और क्या आपको पसंद नहीं आया वो यहाँ मेंशन करना है. सो दिस इज अगेन एन एक्टिविटी. जैसे कि आपको क्या पसंद आया कि डिफरेंट स्टेट्स से पैसेंजर्स आते हैं जिन्होंने अलग अलग तरीके के कपड़े पहने हुए हैं, एथनिक सिटीज़, हॉकर्स हैं वहाँ पे, टी स्टॉल्स हैं, फिर कुछ लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कार्ड्स खेल रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, ट्रेन का वेट कर रहे हैं. कौन सी चीज़ आपको पसंद नहीं आई? हर जगह कचरा है बहुत ज़्यादा, और मतलब ऐसे नाले से पानी बह रहा है, बच्चे जो हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो शू पॉलिश कर रहे हैं, टॉर्न डिस्प्ले ऑफ बोर्ड्स, जो डिस्प्ले बोर्ड्स हैं वो पूरे एकदम फटे हुए हैं, क्राउड ऑफ बेगर्स, एनिमल स्ट्रेइंग, कुत्ते उत्ते हाथ मतलब और गाय वगैरह सब आ रहे हैं, बेगर्स जो हैं वहीं सो रहे हैं, और सब कुछ एकदम डिसअरेंज्ड है, गिविंग आउट अनप्लेजेंट एंड नॉन सीटिंग इम्प्रेशंस. ओके, अब हम आते हैं राइटिंग पार्ट में. सो आप ये मान लो कि आप एक 2 वीक के हॉलीडे पे गए हुए हो एक ऐसी सिटी में जहाँ आप कभी नहीं गए हो. ठीक है, सो पहले इंटरनेट से वहाँ के वेदर कंडीशंस तुम्हें फाइंड करने हैं, फिर देखना है आप कितने टाइम तक वहाँ रहना चाहते हो, और उसके बाद आपको उसके बारे में एक छोटा सा ब्लॉग लिखना है. नाउ राइट अ शॉर्ट टेक्स्ट. उसमें आपको पॉइंट्स क्या क्या डालने हैं, कहाँ जाना चाहते हो, क्यों जाना चाहते हो, वहाँ के वेदर कंडीशंस क्या होंगे, किस तरीके के कपड़े पहनोगे, कौन सी जगह आप घूमोगे, वहाँ की लोकल डेलिकेसीज क्या आप ट्राई करोगे, एंड आप क्या क्या लेके जाना चाहोगे अपने ट्रिप पे. सो ये है एक छोटा सा आंसर. This summer I'm planning to visit Goa, the famous tourist spot. I have never been there. मैं वहाँ कभी नहीं गया हूँ. The weather is moderate. Weather जो है वो बहुत ज़्यादा ना गर्म है ना ठंडा है. I need to carry my swimming costume, shorts, t-shirts and slippers to enjoy the perfect beach view. फिर है I shall visit the famous churches and beautiful beaches. Goa is also famous for its seafood and cashews. I would love to taste few of them. Nothing much is required to visit Goa. Just carry your clothes, goggles, flip-flops and you are ready to enjoy. The floral printed shirts are quite popular in Goa. I would buy one for the special evening dance party. And here we are done with our Unit 7 for Class 9 workbook. I hope you have understood this well. बहुत easy passages थे. कोई भी doubt होता है you can write it in the comment section. I'm going to see you very soon with Unit 8. Stay tuned, take care of yourself, keep yourself hydrated. Do not forget to like, share and subscribe. Bye.